नमस्कार साथियों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एनसीईआरटी की जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसका एक अगला अध्याय आज के इस डिस्कशन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक पर हमारी चर्चा आधारित है, ऐसे में इसमें कई सारे ऐसे खंड हैं जो मनुष्य से संबंधित हैं। तो अभी आगे अगर आप इसके सिलेबस में देखेंगे अध्याय में, तो पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण, ठीक है। अगर आप फिर कुछ टॉपिक को छोड़ दे तो फिर आपको मिलेगा जीवों में श्वसन, ठीक है, जंतुओं और पादप में परिवहन, पादप में जनन, ठीक है। उसके बाद कुछ टॉपिक आपको इसमें ऐसे दिख रहे होंगे जो थोड़े से अलग हैं, जैसे ऊष्मा, अम्ल, क्षार और लवण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, है ना। इसी तरह से गति एवं समय, विद्युत धारा और इसके प्रवाह, प्रकाश, वन हमारी जीवन रेखा और अपशिष्ट जल की कहानी। तो जिन टॉपिक्स को मैंने अलग किया है, जो शुरुआत में आपको बताए हैं, जैसे कि पादपों में पोषण, ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के उसको देख लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो टॉपिक्स या जो खंड मनुष्यों से संबंधित है, प्राणियों से संबंधित है, पौधों से संबंधित है ना, उनको एक साथ कवर करेंगे या फिर लगातार उनके अध्याय आपको कवर कराएंगे, ताकि जैसे प्राणियों में पोषण है, आपने पादपों में पोषण पढ़ लिया, अब आप आज के इस डिस्कशन में ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, प्राणियों में पोषण। अब अगर आप सीधे ऊष्मा पढ़ लेंगे तो इसका जो सीक्वेंस है थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो हमारी कोशिश है कि हम पहले इसको करा ले, उसके बाद ये वाले जो टॉपिक हैं 3, इनको छोड़ दें, फिर कराएं जीवों में श्वसन की क्या प्रक्रिया है, इसी तरह परिवहन की क्या प्रक्रिया है, जनन की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। फिर आप इन टॉपिक को उसके बाद कर लीजिए, जैसे ऊष्मा, अम्ल, क्षार और लवण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और फिर इधर वाले जो टॉपिक हैं, ठीक है, गति एवं समय को मिला करके। तो इससे क्लैरिटी बनी रहेगी, बार बार आपको एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जाने पे जंप महसूस नहीं होगा कि बीच में कुछ नया आ गया फिर आप अगले टॉपिक पर पहुंच गए। तो इस सीक्वेंस एक बना रहेगा। तो पादपों में पोषण के बाद आज प्राणियों में पोषण, इस अध्याय की बात करेंगे, और संभव हुआ तो कुछ अगले अध्यायों को भी शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो अध्याय क्या कहता है, जिस तरीके से पौधों में पोषण की प्रक्रिया को आपने देखा कि जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उपयोग करके अपने लिए भोजन बनाते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि पौधे तो भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जो जीव जंतु हैं, है ना, वो हरे पादपों पर निर्भर होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसकी कहानी आपको थोड़ा सा लिख करके समझाऊं या रिकॉल कराऊं, जो आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो पादप हैं, ठीक है, पादप किस प्रक्रिया से जुड़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण, और इसके लिए क्या आवश्यक है उन्हें, सूर्य की रोशनी या कहें सूर्य का प्रकाश। और इसीलिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि इस प्रक्रिया में, इस खाना बनाने की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो उसमें क्या करते हैं, संश्लेषित किया जाता है, किसको, भोजन को। भोजन अर्थात कैसे, पादप कई सारी चीजों से जुड़ा होता है, यानी पादप को कई तरह के जो अन्य कच्चे उपकरण हैं वो प्राप्त होते हैं, जैसे कि खनिज, है ना, जैसे कि जल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जैसे कि नाइट्रोजन। तो इन सभी चीजों को मिला करके पादप की पत्तियों तक उसके तने के जरिए पहुंचाई जाती, मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था, ठीक है। फिर पादप की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, पत्ती की एक संरचना मैंने आपको बताई थी, याद कीजिए इस तरह से। उसमें रंध्र की संरचना मैंने बताई थी जिसमें CO2 प्रवेश करती है ना, और इसी के माध्यम से फिर ये संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है, और यहाँ पर मंड जैसा कुछ, स्टार्च जैसा बनना शुरू हो जाता है, जो कि भोजन के रूप में संचित रहता है। अब बात आती है पौधों से जंतुओं पर, कि जो जंतु हैं, है ना, जंतुओं का जो भोजन है वो कैसे बनता है। जंतु खुद से भोजन नहीं बनाते, अब उस पर मत जाएगा कि आप किचन में जाकर के मैगी बना लेते हैं, है ना, वो एक अलग प्रक्रिया है। जंतु अपना भोजन बनाने के लिए किस पर निर्भर हैं, पादपों पर, है ना, या पादपों पर निर्भर कुछ दूसरे जंतुओं पर। यानी आप ये कह सकते हो
कि कोई जंतु या तो किसी अन्य जंतु का उपभोग कर सकता है भोजन के रूप में, या फिर पादप का उपभोग करता है। लेकिन ये वाला जो जंतु है ये भी हो सकता है पादप का ही उपभोग करता हो या किसी दूसरे जंतु का उपभोग करता हो। तो मनुष्य एक ऐसा जीव है जो कि जंतुओं का भी भक्षण कर सकता है और पौधों का भी कर सकता है। तो मनुष्यों में खाद्य पदार्थ के लिए या खाद्य पदार्थ की प्रक्रिया का उपयोग करके पोषण की विधि को पूरा किया जाता है ना। तो मनुष्य के लिए या जीव जंतुओं के लिए, बेसिकली आप ये भी लिख सकते हो, जीवों के लिए पोषण की प्रक्रिया से जुड़ना बहुत आवश्यक है ना। क्योंकि पोषण जो है किसी भी जीव के जीवन में वृद्धि प्लस विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो आपको पता है, आपने कुछ चैप्टर्स को पहले याद कीजिए, क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि मनुष्यों में या जीवों में जो पोषण है वो उसे कैसे प्राप्त होता है ना, कैसे मिलता है, पोषक पदार्थों से। और जो पोषक पदार्थ हैं ये कौन कौन से होते हैं, यानी पोषण किस किस तरीके के पदार्थों को लेकर के हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। इसके अलावा दूसरा याद कीजिए जल्दी से, कौन सा बताया था मैंने आपको, वसा, इसी तरह से प्रोटीन, है ना, खनिज पदार्थ, इसके अलावा विटामिन्स। ये सभी चीजें आवश्यक हैं एक संतुलित खाद्य को प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा अगर मनुष्य भोजन ग्रहण कर रहा है तो ग्रहण करने की भी एक विधि होगी, एक अंतर्निहित विधि होगी, जिस विधि से मनुष्य या फिर कोई भी जीव भोजन को ग्रहण करता है ना। और भोजन ग्रहण करने के बाद उसको पचाने की एक पूरी प्रक्रिया होगी, है ना, जिससे एक ऊर्जा प्राप्त की जा सके। तो आज के इस डिस्कशन में भी आपको आगे इसी तरह के बहुत सारे शब्दों को समझना है। यहाँ पर शब्दावली देखिए, क्या है, अवशोषण, अवशोषण किसे कहते हैं। इसके बाद अमीनो एसिड क्या है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो, याद आ रहा हो कि अमीनो एसिड शब्द कहाँ पढ़ा है ना, प्रोटीन निर्माण में हो सकता है पढ़ा हो। स्वांगीकरण किसे कहते हैं, ऐसा शब्द है जो अपने आप में बहुत नया लग सकता है क्योंकि हिंदी का है, भले ही आपको इसका इंग्लिश का शब्द आता हो, सोच करके देखिए क्या होता है। इसके बाद पित्तरस क्या है, मुख गुहिका क्या होती है, रदनक क्या है, सेल्यूलोज तो मुझे लग रहा है आप लोगों को पता होगा, आमतौर पर घास में पाया जाता है ना। और आपको ये भी याद आ रहा होगा कि मनुष्य सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता। फिर एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार क्यों नहीं पचा सकता, इसका उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। पाचन तंत्र की पूरी प्रक्रिया कैसे कार्य करती, पाचन तंत्र आखिरकार कहते किसे हैं, है ना। इसके बाद निष्कासन क्या होता है, घर से निकालना नहीं, निष्कासन। इसके बाद फैटी एसिड किसे कहते हैं, खाद्य धानी क्या है, पित्ताशय, कृंतक, अंतर्ग्रहण, यकृत, चवर्णक, बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिल रही हैं। कुछ आपको पता होगी, कुछ इसलिए समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि हिंदी में लिखे हैं। हो सकता है आपने इंग्लिश वर्ड सुने हो, जैसे ग्रसिका, अग्नाशय, अग्रचवर्णक। अभी आपको जब इनके इंग्लिश शब्द मैं बताऊंगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, हाँ हाँ सर मुझे तो हमको पता था। फिर पादाब, रूमेन, रूमिनेंट, लाला ग्रंथि। अच्छा, लाला ग्रंथि अगर किसी ने सुना हो तो अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, लाला ग्रंथि क्या आपने सुना था, ठीक है। उसके बाद दीर्घ रोम। तो ये सभी मनुष्य के शरीर में मौजूद अलग अलग भाग हैं, अलग अलग प्रक्रियाओं को इंगित करते हैं। कैसे चलता है पूरा प्रोसेस, एक बार समझिए। तो खाद्य अंतर्ग्रहण की अलग अलग विधियां हो सकती हैं, जिससे ये किताब इस टॉपिक को शुरू करती है। खाद्य ग्रहण करने की अलग अलग विधियों से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब ये हुआ कि कई तरह के जो जीव हैं, है ना, वो खाद्य को ग्रहण ही अलग अलग तरीकों से करते हैं। जैसे कि मनुष्य खाने को खा सकता है सीधे उठा करके, या मनुष्यों में या कुछ जीवों में देखोगे तो जो माएँ हैं वो अपने शिशु को दूध पिलाती हैं, है ना। कुछ जीवों को आप देखोगे जैसे सर्प हैं, बड़े अजगर हैं, वो साबुत निगल जाते हैं अपने जीव को, अपने जो भोजन है। कुछ अगर आप मच्छर जैसे जीवों को देखोगे तो वो इस तरह से अपना एक स्ट्रॉ लगा करके खून या जो भी पदार्थ है उसको चूसना शुरू कर देते हैं। शेरों को अगर आप देखोगे तो मार करके चीर फाड़ करके चबा करके खा लेंगे। अगर आप कुछ
उन जीवों को देखोगे जो पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी से गुजर करके जो भी पदार्थ है उनके शरीर से गुजरेगा और उसके बाद उसमें से वो पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेंगे। तो आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी प्रक्रिया है इस जीवन की, जिसमें अलग अलग प्रकार से भोजन का अवशोषण या हम कहें उसका अंतर्ग्रहण शामिल है ना। शुरुआत ही जहाँ से होती है वो तरीका भी अलग है। अगर आप कुछ तितलियों को देखें, अगर आप कुछ मधुमक्खियों को देखें, तो वो पराग कणों को चूसती हैं, है ना। तो पूरा प्रोसेस ही आपको हर जीव के अंदर या अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग दिखाई देता है। इसी में अगर आप एक स्टारफिश की क्रिया विधि को समझें, जो अंतर्ग्रहण की विधि है, बहुत अलग है, हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो। तो स्टारफिश क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए जो कठोर कवच वाले जीव होते हैं, जैसे कोई सीप आप सोच सकते हो, है ना। तो उसको क्या करेगी, उसके कवच को पहले तोड़ देगी, उसके बाद इसके पेट के अंदर से एक हिस्सा बाहर निकलेगा, है ना, यानी इसका आमाशय, इसके पेट में जो आमाशय हमारे पेट में मौजूद है हम उसको जानते हैं, तो उसके मुख से बाहर आएगा और उस जीव का जो खाने लायक भाग है, जो कोमल भाग है, उसको लेकर के वापस से अंदर चला जाएगा और फिर अंदर उसको पचा लिया जाएगा। तो एक अनोखी विधि है स्टारफिश की। अगर आपको इसका कोई वीडियो सर्च करना हो, आप कभी यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो आपको इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें इसको खाते हुए दिखाया गया है ना। तो ऐसी चीज़ों को आप देखते रहा करिए। तो अब बात आती है अगली कि मनुष्य में जैसे भोजन अंदर चला गया तो अब पाचन शुरू कैसे होता है। तो मानव में जो पाचन की विधि है वो सबसे पहले शुरू होती है आपके मुख से। आप सोचिए कि भोजन सबसे पहले कहाँ ग्रहण किया जाता है, मुख में, है ना। जब भोजन आप मुख में लेंगे तो इसके बाद इसको कहेंगे अंतर्ग्रहण, ठीक है। और जब भोजन का आप अंतर्ग्रहण कर लेंगे तो आपके शरीर में मौजूद आंतरिक अंगों के जरिए इसका पाचन होना शुरू हो जाएगा। इसमें बहुत सारा खंड ऐसा होगा, बहुत सारे पदार्थ ऐसे होंगे जो पचा लिए जाएंगे आपके शरीर के द्वारा। शरीर में भी जो पाचन अंग है भी उन पर एक एक करके बात करेंगे। जब ये पचा लिए जाएंगे तो फिर क्या होगा, पचाने के बाद ऊर्जा मुक्त हो जाएगी एटीपी के रूप में। तो आपके शरीर को एटीपी के रूप में ऊर्जा मिल जाएगी। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी पदार्थ होंगे जो पच नहीं पाएंगे पूरी तरह से। जब भोजन पच नहीं पाएगा तो वो क्या होगा, एक तरीके से अपशिष्ट पदार्थों के रूप में, या उसी को आप मल कहते हो, शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है इसको एक एक करके आपको आज के इस टॉपिक में, आज की इस पुस्तक में पढ़ने और समझने को, सीखने को मिलेगा। अब समझिए, सबसे पहले जो आपका मुख है ना, यहाँ पर है मुख गुहिका। मुख गुहिका से भोजन अंदर जाएगा, ठीक है, जो जुड़ी हुई है आपकी ग्रसिका से। तो ये है आपकी ग्रसिका। और जो ग्रसिका है आपके गले और वक्ष से होती हुई फिर आगे की ओर जाती है। जब ये आगे जाएगी फिर आपको मिलेगा आमाशय, ठीक है। आमाशय के बाद होती हुई ये पहुंचेगी क्षुद्रांश में, इसको आप छोटी आंत भी बोलते हो। कमेंट सेक्शन में बताइए कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। अगर किसी को आसपास भी लंबाई याद हो तो आप बता सकते हो, आगे मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। फिर उसके बाद अगला जो हिस्सा है वो है वृहदांत्र, यानी कि बड़ी आंत, वृहद आंत्र। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो मलाशय या गुदा उसको आप कह सकते हो, या मल द्वार, वहां तक भोजन पहुंचेगा और पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से आपको दिखाई दे रही है, मुख गुहिका के अंतर्गत, ठीक है। ये पूरे जो अंग हैं वो कौन से हैं, पाचन अंग। अब इसमें आपको कुछ और चीजें लिखी हुई दिख रही हैं, जैसे कि लाला ग्रंथि। क्या है, लाला ग्रंथि, इसी को आप लार ग्रंथि भी कह सकते हैं, जो लार का स्राव करती है। लार क्या है, एक चिपचिपा पदार्थ है जो आपके मुख के भीतर ही भोजन को धीरे धीरे पचाना शुरू कर देता है। उसके बाद जो पदार्थ है वो आगे से ग्रसिका से होता हुआ फिर आपके आमाशय में जाता है। जब ये जाता है तो पहली ग्रंथि है लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि, दूसरी है यकृत, ठीक है, यकृत। और सबसे बड़ी ग्रंथि भी मानी जाती है यकृत मनुष्य के शरीर में मौजूद। उसके बाद अग्नाशय आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये तीन प्रमुख ग्रंथियां हैं, लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, जो भोजन को पचाने के लिए उचित स्रावों को रिलीज करती हैं, जिसके चलते मनुष्य के शरीर में भोजन पच जाता है, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम मिलकर के फिर पाचन तंत्र का निर्माण करता है
जो मनुष्य के अंतर्गत मौजूद होता है। अब चूंकि हमने पहली बात की थी मुख गुहिका की, तो अगला जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है मुख गुहिका कि आखिरकार इसकी संरचना कैसी है और इसके अंतर्गत कौन कौन से जो अंग है उनके बारे में आप समझ सकते हो या जानते हो। तो अब जब आप मुख और मुख गुहिका की ओर जाओगे तो सबसे पहले आपको अपना मुंह खोलते ही क्या दिखाई देते हैं? दांत दिखाई देते हैं, है ना। और दांतों की संरचना भी कुछ इस तरह से आपको दिखती है। एक आम मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो कुछ के मुख में इससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि सर मेरे तो 1-2 दांत कम है, हो सकता है संरचना के हिसाब से कुछ कम हो जाएं, तो आप इनको एक उंगली, धुली हुई उंगली लेकर के एक बार महसूस कर सकते हो, किसी आईने के अंतर्गत देख सकते हो दांतों की संरचना। आप देखोगे कि इसकी संरचना में भी आपको कुछ अंतर दिखाई देता है अलग अलग, है ना। तो ये अंतर क्यों है? आपके दांतों में कुछ दांत ऐसे हैं जो चीरने के काम आते हैं। अगर आपसे मैं कहूं कि आप एक पेपर ले लीजिए और उसको फाड़ करके देखिए कि आप पेपर फाड़ने में किस दांत का इस्तेमाल करते हैं ना। उसके बाद आप कोई ऐसा पदार्थ ले लीजिए जिसको आपको चबा चबा करके खाना हो, तो आप उसको बहुत देर चबाते रहोगे और चबाने के बाद एकदम उसको पीस करके आप उसका छोटा छोटा सा टुकड़ा बना दोगे और फिर उसको ग्रहण करोगे। तो एक आम तौर पर जैसे ही आप कभी भोजन करते हो तो आप क्या करते हो, भोजन को मुख में रख करके चबाना शुरू कर देते हो। तो किसी भी मनुष्य के शरीर में या हम कहें उसके मुख में जो दांत हैं, उन दांतों का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा अलग अलग है। जैसे कि जो आगे के 4 दांत हैं उनको आप कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं? कृंतक। और इसे ही अगर आप इंग्लिश में देखें, इन्हें कहते हैं इंसाइजर। मतलब क्या हुआ, ऐसे दांत जो फाड़ने के काम आते हैं, है ना, या काटने के काम आते हैं। उसके बाद आप दूसरे दांतों को देखोगे, कैनाइन। कैनाइन को क्या कहते हैं? रदनक। ये किसी चीज को, जैसे शेर को अगर आप देखोगे या किसी कुत्ते को देखोगे, ऐसे जानवर जो मांसाहारी हैं, वहां पर आपको कैनाइन उनके बहुत ज्यादा विकसित दिखाई देंगे, काफी बड़े दिखाई देंगे। तो शेरों में आप देखते हो कि बड़े बड़े दांत होते हैं जो शिकार को एकदम घुस जाते हैं उसमें, तो शिकार करते टाइम उनको बहुत उपयोगी होते हैं दांत। जैसे वो किसी बड़े शिकार की ओर जाते हैं, अपने दांतों को उसमें धंसा देते हैं और फिर उस शिकार को गिराने के काम में बल का उपयोग करते हैं। ये दांत होते हैं कौन से? केनाइन। उसके बाद आप आगे बढ़ो, अग्र चवर्णक, जो चबाने वाले दांत हैं उन्हें कहते हैं प्रीमोलर। उसके बाद जो तोड़ने वाले दांत हैं, एकदम पीसने वाले दांत, उनको कहते हैं मोलर, यानी कि चर्वणक। चलिए, उसके बाद आपको एक और चीज याद होगी कि बचपन में एक बार आपके दांत टूट गए थे, या किसी भी बच्चे के दांत पूरी तरह से टूट जाते हैं, फिर जीवन काल में ही दोबारा से दांत आते हैं। तो शुरुआती जो दांत होते हैं उसको क्या कहते हैं आप? दूध के दांत। और बाद में जो दांत आते हैं उसे आप क्या कहते हैं? स्थायी दांत। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, किसी भी व्यक्ति के वयस्क होने के क्रम में लगभग 8 वर्ष की आयु के बाद ये दांत लगभग पूरी तरह से गिर जाते हैं और शुरुआत में ही गिरना शुरू हो जाते हैं, 5 से 6, 6 से 7। उसके बाद फिर स्थायी दांत आना शुरू होते हैं। अब यहीं पर आप अपने मुख के भीतर रहिए, ठीक है। और आप ऐसा सोचिए कि आपने सुबह सुबह या शाम को बैठ करके मिठाई खा ली है, और मिठाई खाने के बाद आप सोने चले गए रात को, है ना। और जब आप सोने जाओगे तो आपको क्या लगता है कि आपके दांतों में जो मिठाई के कण थे वो फंसे नहीं होंगे? फंसे होंगे, है ना। इससे क्या होता है? दांतों का क्षय होने लगता है। कैसे होता है? बहुत सारे जीवाणु हमारे मुख के अंदर होते हैं। अक्सर ये जीवाणु नुकसान नहीं करते, लेकिन जब आप कुछ खाओगे, कुछ मीठा खास तौर से खाओगे, कोई कोल्ड ड्रिंक पियोगे या मिठाई खा लोगे, तो क्या होगा? उससे कुछ कण फंसे रह जाएंगे। फिर ये जीवाणु जा करके उसको पचाना शुरू करेंगे और एसिड रिलीज करेंगे। और आपको पता है कि हमारे दांतों के लिए, हड्डियों के लिए एसिड बहुत अच्छी चीज नहीं है। एसिड से आपके दांत गलना शुरू हो सकते हैं और धीरे धीरे गलते गलते आपके दांतों में दर्द होने लगेगा, और बहुत चरम स्थिति में अगर आप जाओगे तो दांत आपका टूट करके गिर भी सकता है, ठीक है। और यही बात यहाँ लिखी हुई है, जब दांत आपका टूटता है तो उसे क्या कहते हैं? दंत क्षय कहते हैं, ठीक है, जब दांत आपका गलना शुरू होता है। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप रात को कुछ मीठा खा करके सोने जा रहे हो तो अमूमन 2 बार ब्रश करें, एक बार सुबह उठने के बाद, एक बार रात को सोने से पहले, ठीक है। इससे हो सकता है कि आपके मुख का स्वास्थ्य पहले की तुलना में कहीं बेहतर रहे। उसके बाद दांतों की संरचना के अंदर आपको एक और मांसल संरचना दिखाई देती है, जिसे आप जीभ कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? मांसल पेशीय अंग। जीभ का कार्य क्या है? जीभ आपको स्वाद महसूस कराती है ना।
आपको स्वाद आता है किसी भी भोजन में। इसके अलावा जीभ लार को मिलाने में सहायक है। आपके भोजन में लार कैसे मिलती है? जीभ की मदद से। इसके अलावा जीभ आपके भोजन को ग्रहण करने में सहायक है ना। इसके अलावा जीभ आपको बोलने में भी मदद करती है। कई सारे शब्दों का उच्चारण आप जीभ की मदद से ही कर पाते हैं। तो ये कुछ बेसिक काम हुए। जीभ आपके मुख के भीतर मुख गुहिका से जुड़ी होती है, जो दांतों के पीछे या फिर आपके मुख में जीभ के पीछे का हिस्सा है। जीभ स्वतंत्र होती है, उसे आप चारों दिशाओं में किसी भी दिशा में घुमा सकते हो, है ना। जीभ के कुछ बेसिक कार्य हैं। इसमें से एक जो प्रमुख कार्य है स्वाद। तो स्वाद को समझने के लिए कुछ प्रयोग आप कर सकते हो। आप अपनी जीभ में ये सोच सकते हो कि कौन कौन से डॉट्स ऐसे हैं जो अलग अलग स्वादों के लिए संवेदक के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी मनुष्य के शरीर में अगर आप जीभ के हिस्से को देखते हो तो उसमें अलग अलग कुछ हिस्से ऐसे निर्धारित किए गए हैं जो संवेदक के रूप में कार्य करते हैं और आपको अलग अलग तरह के स्वादों के बारे में जानकारी देते हैं। ये कैसे कार्य करते हैं ये आपको इस चित्र में दिखाई देगा। कई बार आप कुछ कसैला खा लेते हो जो तीखा सा लगता है ना, बिटर बोल सकते हो आप इसे। तो जीभ का जो पिछला हिस्सा है ना, ये वाला, ये आपको इस कसैले का एहसास कराता है। कुछ सोर्स अगर आप खा लो यानी कि खट्टा, जैसे कि नींबू, तो अगर आप कभी नींबू खाओगे तो जीभ का ये वाला हिस्सा ये आपको बताता है कि आपने कुछ खट्टा खा लिया है, यानी इसका एहसास कौन कराता है? ये वाला एरिया। अगर आप कुछ मीठा खाओगे तो आपके जीभ के आगे वाले हिस्से में केवल ये मध्य के पास वाला एरिया ये आपको मीठे का एहसास कराता है। इसी तरह से अगर आप कुछ नमकीन खाते हो तो जीभ के आगे वाला और कॉर्नर का हिस्सा आपको कुछ नमकीन भाव का एहसास कराता है। अगर आप यहाँ पर खट्टा रखते रहोगे तो आपको फील नहीं होगा, वो जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगा आपको खट्टा नहीं पता चलेगा। तो अलग अलग हिस्से, इसलिए जब भी आप कुछ खाना शुरू करते हो तो आपकी जीभ पूरी तरह से घूमती है उस भोजन पर, ताकि उसका ठीक से आपको स्वाद मिल सके। ठीक है, तो ये कुछ जीभ के प्रमुख कार्य हैं। अब आप अपने मुख के थोड़ा सा और अंदर बढ़िए, फिर आपको क्या मिलता है? भोजन को ग्रसने वाली एक नली, जिसके जरिए जीभ आपके भोजन को निगलने में सहायता करती है। तो निगलने के बाद भोजन कहाँ जाता है? आपकी भोजन नली या ग्रसिका में। तो कुछ इस तरह से होते हुए फिर आमाशय की ओर बढ़ता है। अब इस ग्रसिका की खास बात क्या है कि इसकी जो पेशियां हैं वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, और फैलने और सिकुड़ने के क्रम में भोजन को नीचे की ओर ढकेलती हैं। ठीक है, तो ये ग्रसिका की खास बात है। और आपको यहाँ पर भोजन इस तरह से दिख रहा है जो आगे की ओर बढ़ता है और फिर आमाशय में पहुंच जाता है। तो ग्रसिका में ही भोजन की गति आपको दिखाई देती है। और ग्रसिका मैंने आपको बताया आपके गले से होती हुई, आपके वक्ष से यानी सीने से होती हुई फिर आगे के अंगों की ओर बढ़ती है। ग्रसिका क्लियर हो गई। अब इसके आगे आपको लिखा हुआ दिख रहा है आमाशय। आमाशय क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो टेक्स्ट है ये आपको आमाशय की संरचना के बारे में लिखावट के रूप में दिया गया है कि अगर आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। आमाशय एक जे आकार की आपको संरचना दिख रही है, कुछ ऐसा है ना, जे आकार की संरचना है। और एक थैलीनुमा संरचना है जहां पर कुछ एकत्रित हो सकता है। देखिए, आप सब कुछ जो लिखा है एक एक करके मैं आपको यहाँ पर दिखाता जाऊंगा। तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। अब ये आहार नाल आकर के जहां खुल रही है, ये कहाँ खुल रही है? यहाँ। और अगर मैं आपको आहार नाल इससे बेहतर एक दिखाऊं तो यहाँ आपको दिखेगा, है ना। तो ये जैसे ही यहाँ पर आई है तो यहाँ पर खुल रही है, तो आपको दिख रहा है कि सबसे चौड़ा भाग है इसका। ठीक है, चलिए इसके आगे, यह एक और ग्रसिका यानी ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्र आंत्र में खुलता है। इससे क्या पता चलता है कि जो ग्रसिका है, ग्रसिका जाते हुए आमाशय तक पहुंचती है और फिर आमाशय आपकी छोटी आंत्र या छोटी आंत तक पहुंचता है। अब आमाशय का भी एक खास प्रकार है। आपने कई सारी चीजें पढ़ी हैं कि हमारे शरीर से HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन को पचाने में सहायक है। तो ये कहाँ निकलता है? ये आमाशय में ही निकलता है। तो आमाशय का आंतरिक स्तर है जिसको श्लेष्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लेष्मल कहते हैं। ये श्लेष्मल एक ऐसी संरचना है जो आमाशय को खुद को उस एसिड से बचाने का कार्य करती है। आपको क्या लगता है कि वो जो एसिड है वो इतना ज़्यादा तेज है जो लोहे को भी गला दे? तो आमाशय को भी गला सकता है। तभी आपको
याद होगा कुछ खाते समय अगर आपको कभी ऐसी खांसी आ जाती है कि वो जो अंदर का एसिड है वो आपके मुंह में आ जाए तो पूरा गला आपका जल जाता है, वो इसी एसिड की वजह से ही होता है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा पाचक रस आपका आमाशय स्रावित करता है। और जो श्लेष्मल है, श्लेष्मल एक तरह की परत है, आंतरिक अस्तर है जो आपके आमाशय को इस एसिड से सुरक्षा प्रदान करता है। जो एसिड है उसका कार्य भोजन पचाने के साथ साथ ऐसे बैक्टीरियाज को भी नष्ट करना है जो उस भोजन के साथ आपके शरीर तक पहुंच गए हैं, जो अन्यथा आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते थे, आपको बीमार बना सकते थे या कुछ जीवाणुओं को आपके शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचा देते। तो इनको ये यहाँ पर ही नष्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो पाचक रस हैं वो भी यहाँ मदद करते हैं, क्योंकि आपका जो भोजन है इस अम्लीय माध्यम से गुजरता है। तो अम्लीय माध्यम से गुजरने के साथ जब पाचक रस मिल जाएंगे तो फिर पाचक रस या जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करने का काम करते हैं। तो प्रोटीन को जब आप सरल पदार्थों में तोड़ते हैं तो प्रोटीन से क्या बनता है, एमिनो एसिड, है ना, ठीक है। तो ये किस में टूटता है, एमिनो एसिड में। क्लियर है। चलिए अब एक घटना के बारे में इस पुस्तक में दिया गया है, समझिए थोड़ा सा क्या घटना है। एक विलक्षण दुर्घटना हुई जिससे आमाशय की कार्य प्रणाली को हमने समझा था। साल 1822 का समय था जब एक व्यक्ति थे एलेक्सिस सेंट मार्टिन, ठीक है, इनको गोली लग गई, गोली लगने की वजह से घायल हो गए। तो इनको एक आर्मी के डॉक्टर के पास लेकर के जाया गया, ठीक है। और आर्मी के जो चिकित्सक थे उनका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। तो विलियम ब्यूमॉन्ट ने क्या देखा कि जो गोली है सीधे इनके सीने से लग करके इनके अंदर चली गई है और आमाशय को भी छेद दिया है उसने। तो इन्होंने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन वो जो छेद हुआ उसके शरीर में उसको ठीक से बंद नहीं कर पाए, केवल उसके ऊपर पट्टी करते रहे। एक दिन इन्होंने क्या देखा कि जब इन्होंने उस पट्टी को हटाया तो उस पट्टी के अंदर इन्हें सीधे आमाशय की संरचना दिखाई दे रही थी। और इन्होंने ये देखा कि भोजन जो अंदर आया हुआ था उसको आमाशय एक तरह से मथने का कार्य कर रहा था और उससे कुछ तरल पदार्थ स्रावित हो रहे थे और मथ करके फिर उस भोजन को आगे पहुंचाया जा रहा था। ये प्रेक्षण इन्होंने यहाँ देखा था और ये ऐसा तरल था जो भोजन को पचा सकता था और आमाशय क्षुद्रांत में खुल रहा था, ठीक है। और आमाशय क्षुद्रांत में कब खुल रहा था, जब भोजन का पाचन आमाशय में पूरा हो गया था। तो हमें आमाशय की कार्यविधि का यहाँ पर पता चलता है। इसके अलावा जब कभी आप देखते हो कि आप जल्दी जल्दी भोजन कर लेते हो, है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर खाना अटक गया है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो खाद्य कण है आपके वो आपके श्वास नली में भी प्रवेश कर चुके होते हैं। आमतौर पर जब आप भोजन करते हैं, ठीक है, तो भोजन आपकी ग्रास नली से होता हुआ ग्रसिका तक पहुंचता है और आपके आगे वाले हिस्सों में पहुंच जाता है। लेकिन कभी कभी जो आपकी नसिका है जहां से आप सांस लेते हो, ये जहां पर खुलती है, कुछ भोजन के कण वहां पहुंच जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो सर ऐसा अक्सर क्यों नहीं होता, जब हम खाना खाते तब तो नहीं होता। तब नहीं होगा क्योंकि आपके शरीर में कुछ ऐसे मांसल भाग हैं जो भोजन ग्रहण करते समय, ग्रसिका के समय, जब आप उसको ग्रसिका से अंदर ले जाते हो निगलते समय, उस हिस्से को बंद कर देते हैं जो आपके श्वास नली को जोड़ता है, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ कण वहां पहुंच जाएं तो फिर आपको समस्या हो सकती है, ठीक है। और यही यहाँ पर दिया हुआ है, तब आपको हिचकी आ सकती है या खांसी आ सकती है। और इस प्रक्रिया से बचने के लिए फिर आप फोकस होकर के खाना खाएं, लेकिन फिर भी बाई चांस ही ऐसा कभी होता होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्षुद्रांत्र की संरचना पर, यानी कि छोटी आंत्र की संरचना पर। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने आमाशय को समझ लिया, ठीक है, और आपने यकृत को देख लिया। यकृत क्या है, यकृत यहाँ दिया हुआ है जो एक आपको डार्क ब्राउन कलर का दिख रहा होगा, है ना। तो यकृत में एक संरचना है पित्ताशय, ये है पित्ताशय लिखा हुआ है, जो कि पित्त रस का स्राव करती है। और जो पित्त रस है वो वसा को पचाने में सहायक है, ठीक है। ये आपके वसा को पचाता है और वसा पच करके वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। देखिए ये सभी जो भी अंग अभी तक आपने पढ़े हैं, इन सब का एक प्रमुख कार्य है। अगर कोई आपसे एक प्रमुख कार्य पूछे तो क्या है, जटिल पदार्थों को
सरल पदार्थों में तोड़ना या विखंडित करना। ठीक है, जटिल पदार्थ कैसे, ये मान लीजिए कोई पदार्थ है एकदम पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, इसको पचाने के लिए आपका जो पूरा पाचन तंत्र है वो क्या करता है, इनको इस तरह सरल पदार्थों में तोड़ देता है। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया कि जो आपका यकृत है वो क्या करता है, पित्ताशय से पित्तरस को स्रावित करता है, जो कि वसा को पचाने का कार्य करता है। इसी तरह दूसरा क्या है, अग्नाशय, जो आपके आमाशय के जस्ट नीचे है और हल्के पीले रंग का है। तो अग्नाशय से क्या होता है, अग्नाशय से अग्न्याशयी रस निकलता है, जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। प्रोटीन को आपने पढ़ लिया कि किस तरह के सरल यौगिकों में टूटता है, एमिनो एसिड, है ना। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट को देखो तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ये टूटता है ग्लूकोज में। ठीक है, हाँ, उसके बाद जो अगली संरचना है, अब आप आइए क्षुद्र आंत्र पर। मैंने आपसे पूछा था शुरू में एक प्रश्न कि क्षुद्रांत्र या फिर छोटी आंत की जो लंबाई है वो कितनी है। देखिए, ये मनुष्य के शरीर में मौजूद सबसे लंबा एक अंग आप इसको मान सकते हो, जो कि लगभग 7.5 मीटर तक लंबी हो सकती है ना। तो भोजन पचने के बाद, इसके बाद से आमाशय के बाद फिर आपकी छोटी आंत्र में पहुंचता है, और इसकी एक लंबी विधि है जो आपको यहाँ पर समझनी है। पचा हुआ भोजन जब अवशोषित हो गया, ठीक है, कहाँ तक, आपके आमाशय और अग्नाशय तक, जब ये पूरा अवशोषित हो गया, उसके बाद भोजन का जो हिस्सा बचा, ठीक है, वो क्षुद्रांत्र की भित्ति यानी अंदर की दीवारों से होता हुआ रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। पता चल गया आपको अवशोषण क्या है। पचा हुआ भोजन जब क्षुद्रांत्र की भित्ति यानी दीवारों से होते हुए रुधिर में पहुंच गया तो वो अवशोषण कहलाता है। इसके बाद जो क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति है उस पर उंगली के समान कुछ संरचनाएं निकल आती हैं, ठीक है, या उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। अब क्योंकि ये शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है, शुरू में मैंने आपको उसमें दिखाया था कि दीर्घ रोम क्या है, दीर्घ रोम लिखा हुआ था। तो दीर्घ रोम क्या है, एक ऐसी संरचना जो भोजन के अवशोषण के लिए कार्य करती है। ठीक है, और यह अवशोषण कहाँ हो रहा है, तो छोटी आंत्र में हो रहा है, यानी दीर्घ रोम की संरचना कहाँ मौजूद है, छोटी आंत्र में मौजूद है। इसके बाद अब जो दीर्घ रोम की सतह है ना, वो पचे हुए भोजन का अवशोषण तो करती है, तथा यह भोजन कहाँ पहुंच जाता है, पचा हुआ पदार्थ आपके रुधिर वाहिकाओं में, और जो अवशोषित पदार्थ है जो यहाँ पर अंदर पहुंचा है, ठीक है, उसका स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के बाकी भागों तक पहुंचा दिया जाता है। अब वो जो आपका भोजन है, पचा हुआ पदार्थ है, वो शरीर के बाकी हिस्से की ओर पहुंचा दिया गया है, जहां उसका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने के लिए किया जाएगा। यानी सरल पदार्थ के रूप में जो ऊर्जा जा रही है, अब वो आगे जाकर जटिल पदार्थों के रूप में फिर निर्मित की जाएगी, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, आपको अगला शब्द मिला स्वांगीकरण। तो कोशिकाओं में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाएगा, और इसके बाद ऊर्जा मुक्त हो जाएगी जो आपके शरीर की बाकी कोशिकाओं को मिल जाएगी। ठीक है, और शरीर के बाकी अंगों तक कार्य करने के लिए पहुंच जाएगी। उसके बाद आप एनर्जेटिक फील करते हो और फिर से दौड़ लगाना शुरू कर देते हो। तो वो इस प्रोसेस के थ्रू होता है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो आपके शरीर में ऊर्जा मुक्त नहीं हो पाएगी। लेकिन आपने सबसे पहले क्या सीखा है कि हमें उसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है, यानी हमारा शरीर पत्ती की भांति सूर्य के प्रकाश में भोजन नहीं बनाता। हमें कुछ जैविक पदार्थ के रूप में भोजन ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, खनिज लवण होने चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें नहीं होंगी तो फिर हमें भोजन के जरिए
सभी पोषक तत्व तो नहीं मिल पाएंगे। तो भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता, वो कहाँ भेज दिया जाता है? वो जाता है आपकी बड़ी आंत्र में। छोटी आंत्र तक की संरचना आपको पता चल गया क्या करती है। आमाशय के बाद जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण करती है। अवशोषण के बाद आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके जरिए पोषण और पोषक पदार्थों को आगे भेज दिया जाता है, जिनका फिर से जटिल पदार्थों में निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। उसके बाद ऊर्जा रिलीज करने का प्रोसेस शुरू होता है, एटीपी का निर्माण होता है और ऊर्जा मिल जाती है। अब जो बचा हुआ पदार्थ है वो भेज दिया गया आपकी बड़ी आंत्र की ओर। इसे आप बृहदांत्र भी कहते हैं। तो जो बड़ी आंत्र है वो सुनने में बड़ी है, यानी छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र। आपको क्या लग रहा है कि छोटी आंत्र छोटी है, बड़ी आंत्र बड़ी है, जबकि ये एकदम रिवर्स है, इसका उल्टा है। जहां छोटी आंत्र की लंबाई आपने पढ़ा लगभग 7.5 मीटर तक है, तो इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर के आसपास ही है और ये थोड़ी चौड़ी है। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? अब जो बचा हुआ पदार्थ इसके पास आया है उसमें से जल और कुछ खनिज पदार्थों को अवशोषित कर लेना, और फिर आप देखोगे कि बड़ी आंत्र का ही जो हिस्सा है वो आगे जाकर के मल द्वार से जुड़ता है और फिर मल के रूप में जो आपका पचा हुआ भोजन है या फिर अवशिष्ट पदार्थ है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है मल के रूप में। तो इतना ओवरऑल ये कार्य है बड़ी आंत्र का। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न और भी है कि कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो घास खाते हैं, है ना, जैसे गाय, भैंस, बकरी भी हो सकती है, जो घास खाते हैं। और घास खाने के दौरान क्या करते हैं? पहले घास खा लेंगे खूब सारी, फिर घास अंदर पहुंचा देंगे, फिर थोड़ी देर आराम से बैठेंगे, फिर उसी घास को अंदर से बाहर निकालेंगे और फिर जुगाली करेंगे, है ना। आपने शब्द पढ़ा होगा जुगाली करना। तो जुगाली करना क्या है? एक तरीके से जो रोमंथी जीव होते हैं इनको क्या कहते हैं? रोमंथी या फिर रूमिनेंट, ये जुगाली करते हैं। तो ये जुगाली क्यों करते हैं? ये अचानक से शुरुआत में बहुत सारा जो घास का पदार्थ है, घास के टुकड़े खा लेंगे एक बार में, ठीक है, उसके बाद फिर वहां से चले जाएंगे। जो खाएंगे वो जा करके इनके रूमेन में स्थानांतरित हो जाएगा। कहाँ? रूमेन में। रूमेन एक संरचना है जो क्षुद्र आंत्र के पास उसके पहले मौजूद होती है, यानी इनके आमाशय का एक हिस्सा है रूमन। अब ये जो रूमन है, रूमन में ये जो घास है जाकर के पहुंच गई और छोटे छोटे टुकड़ों में मौजूद है। उसके बाद ये उसको बाहर निकालेंगे और दांतों तक ला करके फिर से उसको चबाते रहेंगे और उसका पाचन करने के लिए उसको फिर वापस से भेजेंगे। फिर ये जो भोजन है ये पहुंचेगा क्षुद्रांत्र के पास और फिर उसी प्रोसेस के जरिए फिर ये काम पूरा होगा। अब आपको पता है कि कुछ जीव ऐसे हैं जो सेलुलोज युक्त भोजन पचा सकते हैं, जैसे कि गाय, है ना। तो गाय में जो सेलुलोज का पाचन है वो कैसे होता है? सेलुलोज बेसिकली है क्या? तो जो सेलुलोज है आप उसे कार्बोहाइड्रेट्स मान सकते हो। अब इसको पचाने के लिए जैसे ही इसने इस घास युक्त भोजन को किया तो इसमें जो इसकी छोटी आंत्र है ना, और जो इसका आमाशय है उसके बीच में एक संरचना है जिसको कहते हैं अंधनाल। क्या कहते हैं? अंधनाल, जिसमें पाए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु, कह सकते हो आप इसे। ये सेलुलोज युक्त भोजन पचाने में किसकी? रूमिनेंट की मदद करते हैं। तो ऐसे जीव जो सेलुलोज युक्त भोजन पचाते हैं या फिर जो जुगाली करते हैं उनको क्या कहते हैं? रूमिनेंट कहते हैं या रोमंथी जीव कहते हैं, क्योंकि रोमंथी का आमाशय आपके सामने दिया हुआ है। तो एक सामान्य जीवन में आपने देखा कि अलग अलग तरह से जो जीव हैं भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और उसको पचाते हैं। वहीं कुछ जीव ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, तो उनकी सूक्ष्म जीवों के आधार पर किस तरह की क्रियाविधि हो सकती है ये भी आपको एक बार समझना चाहिए। तो हम एक अमीबा की संरचना में बात करते हैं। अमीबा में संभरण एवं पाचन कैसे होता है? क्योंकि आपको पता है कि एक कोशिका से बना हुआ जीव है जिसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, जिसे आप सेल वॉल कहते हो। तो क्योंकि एक कोशिकीय जीव है इसका मतलब है कि इसकी सेल वॉल काफी मजबूत होनी चाहिए
अन्यथा वो अपने शरीर में मौजूद जो अन्य संरचनाएं हैं उनका रक्षण नहीं कर पाएगा। सेल वॉल मौजूद है और उसके अंदर एक केंद्रक मौजूद है। अब क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव ही है, इसलिए इसको चलने के लिए अपनी संरचना में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है और ये अपने शरीर को कुछ उंगलियों जैसा बना करके आगे की ओर ढकेलता है और आगे बढ़ता है। अब जब इसको भोजन करना होगा तो इसमें क्या है, इसके पास खाद्य धानियां मौजूद हैं। ठीक है, ये कुछ सूक्ष्म जीवों की ओर आगे बढ़ेगा और उनके ऊपर से होता हुआ गुजरेगा। अब इसमें जो खाद्य धानियां हैं यहाँ पर वो जीव फंस जाएंगे और उसके बाद ये खाद्य कणिका के रूप में उनको अंदर ग्रहण कर लेगा और वहीं पर इसका पाचन हो जाएगा। अब जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा उसको ये यहाँ से ही इन्हीं खाद्य धानियों से बाहर छोड़ देगा और फिर इस तरीके से अमीबा जैसे छोटे जीव के अंदर खाद्य की प्रक्रिया या हम कहें पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत इस तरह से अलग अलग जीव अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। तो अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया और शरीर में भोजन को पचाने की प्रक्रिया अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह से संचालित होती हुई दिखती है, लेकिन इनका बेसिक जो तरीका है वो सेम है ना। बेसिक स्थिति आपको सेम दिखाई देगी कि भोजन को अंतर्ग्रहित किया जाएगा, उसको पचाया जाएगा और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाएगा और वो प्रोसेस भले ही थोड़ा अलग अलग आपको दिखाई दे। ठीक है, अब मैंने आपको जो पूरी बातें बताई है, देखिए इस बुक की एक खास बात ये भी है कि लास्ट में इसमें पूरा समराइज कर दिया जाता है। तो जो जो पॉइंट्स आपसे मिस हुए हो सकता है आपकी थोड़ी देर में आंख लग गई हो आप वीडियो देखते टाइम या आप अगल बगल देखने लगे हो, वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो मैं बहुत तेजी से इन सबको एक बार रिवाइज कराता हूँ आपको। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। यानी जंतु पोषण में क्या क्या होता है, पोषण की आवश्यकता, भोजन का अंतर्ग्रहण और शरीर में इनका उपयोग। उसके बाद आहार नाल, स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। क्या क्या मैंने आपको बताया है क्लास में। मुख गुहिका सबसे पहले, जहां से भोजन आप अंदर ले जाते हो। ग्रसिका जो मुख गुहिका के जस्ट पीछे का भाग है और वहां से भोजन आपके शरीर के भीतर पहुंचता है। आमाशय जहां पर ग्रसिका खुलती है। उसके बाद क्षुद्र आंत्र यानी कि छोटी आंत्र। उसके बाद बड़ी आंत्र जो मलाशय में समाप्त होती है, जहां से मल त्याग किया जाता है। इसमें गुदा भी है जो अंतिम द्वार है जहां से मल आपका निकल जाता है। उसके बाद जो पाचक रस हैं, कहाँ कहाँ, पाचक रस बेसिकली आपकी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। मैंने कौन कौन सी ग्रंथियां बताई, लाला ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय, 3 ग्रंथियां बताई, वही यहाँ पर दी हुई है। जो आमाशय है उसकी भित्ति एवं क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है जो भोजन को पचाने में उपयोगी है। उसके बाद अलग अलग जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी क्या है, अलग अलग है। इसके अलावा भोजन एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल हैं। तो क्या आपने इन सभी शब्दों को समझ लिया है कि कौन से अंग में क्या चीज होती है। तो अंतर्ग्रहण कहाँ होता है, आपकी मुख गुहिका से। ठीक है, उसके बाद पाचन होता है, फिर अवशोषण कहाँ होता है, आपकी छोटी आंत्र में। आपको रिवाइज करा रहा हूं कि ताकि आपको जल्दी से यहाँ पर ही पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए। फिर स्वांगीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत्र में। निष्कासन कहाँ होता है, बड़ी आंत्र में। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही आप स्टार्च जो है, आप कोई भी स्टार्च युक्त भोजन लेते हो जैसे आलू, वो आपको आपके मुख में ही पचना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है और उसके बाद यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय से अग्नाशयिक स्राव एवं क्षुद्रांत्र भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन छोटी आंत्र में, क्षुद्रांत्र में पूरा हो जाता है। ठीक है, जल एवं कुछ लवण, आगे क्या है रिवाइज करिए। जल और कुछ लवण बृहदांत्र में अवशोषित होते हैं और अवशोषित पदार्थ शरीर के अलग अलग भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। अब कुछ ऐसा पदार्थ होगा जो पचा ना हो, तो जो बिना पचा पदार्थ है वो क्या है, अपशिष्ट है, उसका अवशोषण नहीं हुआ तो वो मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। गाय, भैंस और हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी या रूमिनेंट कहलाते हैं। ठीक है, जो घास खाते हैं। तो पत्तियों का अंतर्ग्रहण वो तेजी से करते हैं, जल्दी से खा पी के निकलते हैं और उन्हें निगल लेते हैं।
और रूमेन में भंडारित कर लेते। रूमेन की संरचना आपको मैंने दिखाई, उसके आमाशय में है, ठीक है। कुछ अंतराल के बाद भोजन फिर से मुख में आता है और पशु धीरे धीरे जुगाली करके उसको चबाता है, ठीक है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाब की सहायता से होता है और इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। पूरा टॉपिक आपको रिवाइज हो गया, ठीक है। अब कुछ सवाल आप लगा लो, उसके बाद इस टॉपिक में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ। हालांकि आपको डायरेक्टली प्रश्न तो नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे, लेकिन पीसीएस जैसी परीक्षाओं में सीधे प्रश्न मिल सकते हैं। इसके अलावा जब आप आगे कुछ और चीज़ों को पढ़ोगे, एडवांस चीज़ों को पढ़ोगे, तो ये चीज़ें आपके लिए उपयोगी होंगी। तो उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। पहला क्या है, मानव पोषण के मुख्य चरण कौन कौन से हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, मैंने आपको बताया था। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं किसका स्राव होता है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं। अगला क्या है, क्षुद्र आंत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मैंने आपको ये भी बताया है। अमीबा अपने भोजन का पाचन कैसे करता है या कहाँ करता है। ट्रू एंड फॉल्स है। मंड का पाचन आमाशय से शुरू होता है, क्या होता है, अभी क्या बताया पीछे। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। लाला ग्रंथि का क्या कार्य है, अगर याद आ रहा होगा तो आप कर लोगे। पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। अगला, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते। कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है आपको लगा लेना है। कहीं पर कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दोगे। अगला क्या है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वो क्या है। वसा कहाँ पचता है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, पूर्ण रूपेण पाचन। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वो कौन सा है, आमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत्र या फिर बृहदांत्र। जल का मैंने आपको पाचन बताया। अब आपको मिलान करना है कॉलम ए का कॉलम बी में। खाद्य घटक है और पाचन के उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यानी किस खाद्य घटक से कौन सा उत्पाद बनता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, प्रोटीन से क्या बनता है और वसा से क्या बनता है। कुछ और क्वेश्चन है, दीर्घरोम क्या है, आपने पीछे पढ़ा दीर्घरोम के बारे में, कहाँ पाए जाते हैं और कार्य क्या है। अगला क्या है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। थोड़े थोड़े से ही एक्सप्लेनेशन आप लिख दो, यहाँ में होता है, यहाँ होता है, रिवाइज कर लो एक बार, है ना। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है, लेकिन मानव नहीं इसका पाचन कर सकता। अभी पीछे बताया आपको कि क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं होता। देखिए याद दिला देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास अंधनाल नहीं होता, ठीक है, जहाँ पर वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज को पचाते हैं, उसी के बारे में दिया हुआ है। चलिए, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है, ठीक है, बताइए ग्लूकोज से तुरंत क्यों मिलती है। ग्लूकोज कौन सा उत्पाद है जो कहाँ भेजा जाता है ऊर्जा को रिलीज करने के लिए। आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं होती हैं, यानी आहार नाल का कौन सा हिस्सा है जो पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। भोजन को चबाना कौन सा चबाता है, जीवाणु नष्ट कौन सा करता है, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पर होता है और मल का निर्माण कहाँ पर होता है। अगला, मानव और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और कोई एक अंतर आपको बताने हैं। क्या समानता मैंने बताई थी कि सभी जीवों में क्या होता है, याद कर लीजिए। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान आपको करना है कि लाला ग्रंथि किससे संबंधित है, आमाशय, यकृत, मलाशय, क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र। उसके बाद अगर आपको इस चित्र में नाम लिखने पड़ जाएं, कैसे लिखोगे आप, कुछ अलग अलग सिस्टम के नाम लिख लो। पीछे कई सारे चित्र आपने देखे हैं, तो आप इस चित्र में एक बार नामकरण कर लीजिए। अगला क्या है, क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं, ऐसे डिस्कस किया जा सकता है। छोटे बच्चों के लिए क्वेश्चन है, जो बेसिक आपके लिए है वो आप डिस्कस जरूर कर लो, ठीक है। तो चलिए अब इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, शुक्रिया।